मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं और सभी भाई बहन को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम और जय श्री राम। मैं अब पहले तो मैंने सैयद वंश का पूरा इतिहास बताया था, जिसमें 4 शासक थे, पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अब मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ सैयद वंश का क्रम बाई क्रम से वीडियो, जो 10 या 15 मिनट के समथिंग मिनट की बनेगी। अब इसमें क्या था, सैयद वंश की स्थापना करी थी खिजर खान ने, ठीक है। और इसमें 4 शासक थे। एक था इसमें जिसमें सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान, और दूसरा शासक था मुबारक खान, और तीसरा शासक था मोहम्मद शाह, और चौथा शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। खिजर खां का शासन काल था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। मुबारक शाह का जो शासन काल था 1421 से 1434 ईस्वी तक। और मोहम्मद शाह का शासन काल था 1434 से 1445 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन आलम शाह का शासन काल था 1445 से 1491 ईस्वी तक। 1445 से 1491 ईस्वी तक, ठीक। इसमें 4 शासक थे। इसका सैयद वंश का शासन काल था 1414 से 1491 ईस्वी। अब जो सैयद वंश का संस्थापक था वो खिजर खान था। तो खिजर खान ने जो इसका वजीर था, किसका? नासिरुद्दीन महमूद मृत्यु के बाद में, जो क्योंकि तुगलक वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो उससे पहले में नासिरुद्दीन महमूद का एक वजीर था जिसका नाम था मल्लू, ठीक है, मल्लू इकबाल को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में उससे पहले क्या होता है कि ये नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू खां भाग जाते हैं। कहाँ पर? जब तैमूर लंग आक्रमण करता है, क्योंकि तैमूर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग आक्रमण करता है भारत पर। उस टाइम में शासक रहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, ठीक। अब नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में ही तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ इसका जो सहयोग करता है, कौन करता है? खिजर खान। जो आक्रमण करता है इसका सहयोग सहायता करता है वो खिजर खान करता है। और खिजर खान उस टाइम पे मुल्तान का सूबेदार रहता है। और आक्रमण करने के बाद में जो आक्रमण विजय प्राप्त कर लेता है, लूटपाट कर लेता है तैमूर लंग, तो तैमूर लंग वहां से चला जाता है और वहां का शासन किसको सौंप देता है? खिजर खां को। तो खिजर खां को पहले था ये मुल्तान का सूबेदार था खिजर खां, फिर तैमूर लंग बना देता है लाहौर का सूबेदार और दीपापुर का सूबेदार, और पहले से मुल्तान का सूबेदार होता है खिजर खां। अब वहां आने के बाद में शासन ही चला जाता है तैमूर लंग का लूटने के बाद में। अब क्या होता है कि उस समय पे जो ये नासिरुद्दीन महमूद और उसका वजीर था मोहम्मद इकबाल, ये 1401, ठीक है, 1401 ईस्वी में मल्लू वजीर था। इसका कौन सा? मल्लू इकबाल वजीर था नासिरुद्दीन महमूद का। ये 1401 में दिल्ली आता है। और दिल्ली आने के बाद में ये जब ये आक्रमण करता है, यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। कौन? नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल भाग जाते हैं। भागने के बाद में वहाँ पे तुरंत एक नुसरत खां आक्रमण करने के बाद में, क्योंकि जब यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि तैमूर लंग जो रहता है वो लूटपाट के चला जाता है, तो उसी समय पे ही राजगद्दी पर नुसरत खां बैठ जाता है। नुसरत खां वहाँ पे अधिकार कर लेता है। अब जब 1401 ईस्वी में नुसरत खां को पराजित कर देता है, कौन? मल्लू इकबाल। और 1401 में पराजित करने में उसको मार देता है। उसके बाद में जब फिर दोबारा मल्लू इकबाल जो वजीर था नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली बुलाता है। मल्लू इकबाल दिल्ली बुलाता है किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। और 1405 में फिर क्या होता है कि 1405 में खिजर खां और मल्लू इकबाल में काफी संघर्ष होता है, जैसे कि उसकी खिजर खां उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद मतलब आक्रमण में ही वो मारा जाता है। और 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और फिर वहाँ से मृत्यु होने के बाद में जो अमीर लोग थे, दौलत खां
जो अमीर लोग थे दौलत खान नाम सरदार को सिंहासन में बैठा देते और उसी दौलत खान को पराजित करके मुल्तान का सूबेदार खिजर खान ने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी। किसकी दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी? तो अब ये खिजर खान 1414 तक। अब ये आएगा आपका नंबर 1 खिजर खान। ठीक है, इसलिए मैंने मुख्य बात बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए आपको बता दी। अब है खिजर खान। खिजर खान का शासनकाल 14 से 1421 ईस्वी। और थोड़ी बात बताता हूँ मैं खिजर के बारे में कि खिजर खान, ठीक है, जब गजनी का तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, ठीक, और उसका वजीर था मल्लू इकबाल। जब नासिरुद्दीन महमूद भारत पर आक्रमण करता है, कौन करता है? जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक और उसका वजीर मल्लू इकबाल तैमूरलंग जब भारत पर आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, तो उस समय में तुगलक वंश का शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद और उसका वजीर होता है मल्लू इकबाल। ठीक है, मल्लू इकबाल को दिल्ली के निकट, ठीक है, दिल्ली के निकट उसको पराजित कर देता है युद्ध में। कौन पराजित करता है? तैमूरलंग। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को और उसका वजीर मल्लू इकबाल को। अब युद्ध में पराजित करने के बाद में ये भय से फिर क्या करते हैं, ये दिल्ली को छोड़ देते हैं और दिल्ली से भी भाग जाते हैं। कौन कौन? नासिरुद्दीन महमूद और मल्लू इकबाल जो वजीर था। और भागने के बाद में, क्योंकि जो सुल्तान 17 कौन सी डेट पे? 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में दोनों को पराजित करता है तैमूरलंग। किस किस को? नासिरुद्दीन महमूद को और वजीर है मल्लू इकबाल को। 17 दिसंबर 1398 को पराजित करता है और पराजित करने के बाद में ये दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। और 18 दिसंबर 1398 में, 18 दिसंबर मतलब एक दूसरे दिन, ये दिल्ली में प्रवेश करता है। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद में वहाँ का जो खजाना है लूटपाट करता है। और लूटपाट करने को भी तैमूरलंग का उद्देश्य यही था कि तैमूरलंग ने आक्रमण किया था तो वो क्या करता था कि लूटता था। और जो तैमूरलंग था वो समरकंद के शासक थे। ये समरकंद का एक साम्राज्य था। वो समरकंद में लास्ट में की मृत्यु हो जाती है इनके पिताजी की। उसके बाद में समरकंद का ये राजा ही शासक बन जाता है। तो इसका काम ये था कि विशाल सेना थी, काफी बुद्धिमान और शक्तिशाली था। ये जगह जगह जैसे भारत पर 1398 में आक्रमण किया, उसके बाद में फिर एक बार किया, तो ये आक्रमण करके वहां से धन लूट, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही था जो ये लोग थे कि धन को इकट्ठा करना, या मतलब जो भी है धन, क्योंकि भारत में ज्यादा सोना चांदी ज्यादा था। और तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी ने भी साउथ में इसलिए आक्रमण किया। तो भारत इसलिए बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में इतना सोना चांदी जवाहरात थे कि जो भी आता था भारत भी आक्रमण करता था और यहाँ धन लूटने के बाद में वापस ले आता। और जो उसकी सहायता करता था उसको वहाँ का शासक या वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दिया जाता। जिस प्रकार तुम्हारा तैमूरलंग की जो आक्रमण किया था भारत पर, तो खिजर खान ने उसकी सहायता की थी। और खिजर खान ने सहायता करने के बाद में फिर तैमूरलंग, क्योंकि खिजर खान पहले से ही फिरोज शाह तुगलक मुल्तान का सूबेदार बना देता है। किसको? खिजर खान को पहले ही। और उस टाइम पे जब ये सहायता करता है उस टाइम पे भी मुल्तान का सूबेदार रहता है खिजर खान, तैमूरलंग की सहायता करता है। और जब तैमूरलंग यहाँ से वापस जाता है भारत से, क्योंकि 1 जनवरी 1399 को दिल्ली छोड़ देता है। कब? 1 जनवरी 1399 को तैमूरलंग दिल्ली को छोड़ देता है। और दिल्ली को छोड़ने के बाद में 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी में ये 19 फरवरी में क्या करता है कि जब दिल्ली छोड़ देता है रास्ते में 19 फरवरी में मेरठ और आपका हरिद्वार, ठीक है, वहां से भी ये लूटपाट करता है और माल को लूटता है, सोना चांदी लूटता है। और मार्च 1399 ईस्वी में तैमूर ने विदेश, मतलब तैमूर मार्च में 1399 में ये भारत को छोड़ देता है। और भारत को छोड़ने के बाद में जब वापस जाता है कौन? तैमूरलंग। जब वापस जाता है तैमूरलंग तो खिजर
खिजर खां को मुल्तान को तरह थे सूबेदार, खिजर खां को ये काम लाहौर का और दीपालपुर का सूबेदार बना देता है कौन, तैमूर जब भारत को छोड़ता है। मार्च 1399 में तैमूर भारत को छोड़ता है, क्योंकि 17 दिसंबर 1398 में ये आक्रमण करता है और उसको पराजित कर देता है। नासिरुद्दीन महमूद को जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है उसका वजीर है मल्लिक कुमार, और 18 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश कर देता है, वहाँ लूटपाट करता है। लूटने के बाद में फिर वहाँ से वापस जाता है। कब? 1 जनवरी 1399 में दिल्ली को छोड़कर वापस जाता है, तो रास्ते में मेरठ और दिल्ली मतलब मेरठ और हरिद्वार पर लूटपाट करता है, वहाँ से धन प्राप्त करता है। और धान पकड़ने के बाद में फिर क्या करता है तैमूर मार्च 1399 में भारत को जो छोड़कर जाता है, तो छोड़ जाने के में उसी टाइम पे खिजर खां को खिजर खां को तैमूर लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करता है, क्योंकि पहले से ही मुल्तान का भी सूबेदार था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक खिजर खां को मुल्तान का सूबेदार करता है। तो 3 का हो जाता है सूबेदार कौन, खिजर खां, लाहौर का सूबेदार और दीपालपुर का सूबेदार और सुल्तान और मतलब उसका लाहौर का सूबेदार और आपका लाहौर का सूबेदार, मुल्तान का सूबेदार और दीपालपुर का सूबेदार, तीनों सूबेदार हो जाता है। अब ये क्या करता है कि जब उसी टाइम पे ही जब आक्रमण करता है तो लौट जाता है वापस, लौटने के बाद में इसको सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो उसी टाइम में नुसरत खां आक्रमण कर देता है दिल्ली पर, और आक्रमण करने के बाद में दिल्ली पर कब्जा कर लेता है कौन, नुसरत खां। अब कब्जा करने के बाद में फिर 1401 ईस्वी में जो वजीर था नासिरुद्दीन महमूद का मल्लिक कुमार, 1401 में नुसरत खां की हत्या कर देता है। नुसरत खां की हत्या करने के बाद में फिर नासिरुद्दीन महमूद को बुला लेता है, जो वजीर था किसका, नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था इकबाल मल्लिक कुमार। और उसके बाद में वहाँ राजगद्दी पर वो बैठ जाता है कौन, मतलब बैठता नहीं है, राजगद्दी वहाँ पे जा जाता है। फिर 1405 ईस्वी में खिजर खां और मल्लिक इकबाल का युद्ध होता है, काफी युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होता है, जिससे कि आगे उसी युद्ध में मल्लिक इकबाल मारा जाता है। और मल्लिक इकबाल मरने के बाद में फिर 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में खिजर खां दिल्ली सदन का सुल्तान बन जाता है और एक नया वंश स्थापित कर देता है। इस वंश का नाम है सैयद वंश, ठीक है, जो 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। अब खिजर खां के शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी में। अब देखिए द्वारा सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, कौन था, खिजर खां था, ठीक। और खिजर खां के पूर्वज, जो खिजर खां के पूर्वज थे कि क्या थे कि पूर्वज थे अरब के रहने वाले थे। कहाँ के, अरब के रहने वाले थे। तो अरब से वहां से आने के बाद में ये कहाँ पर आके बस गए थे, मुल्तान आके बस गए थे, ठीक है। तो खिजर खां के पूर्वज मुल्तान अरब के रहने वाले थे और काफी पहले अरब से आकर कहाँ पे बस गए थे, मुल्तान पर, ठीक, मुल्तान में बस गए थे। और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने खिजर खां को, किसने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक, मुल्तान का सूबेदार बनाया था, ठीक है, मुल्तान सूबेदार बनाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद में तैमूर ने लाहौर का सूबेदार और दीपालपुर का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया था, किसको, खिजर खां को। और खिजर खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि अपने लिए इसने किस चीज के नाम से उपाधि ली थी, रैयत-ए-आला, उपाधि से संतुष्ट था। मतलब इसने, क्योंकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी इसने, और बल्कि रैयत-ए-आला की उपाधि थी, इसने इसी में संतुष्ट रहता था और इसने ये उपाधि धारण की थी। खिजर खां ने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी। ये भी काफी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि खिजर खां ने खलीफा को मान्यता नहीं दी थी, बल्कि तैमूर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहरुख के अधीन शासन किया था, किसने, खिजर खां ने। और देखो ये आधा क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खां, ठीक। खिजर खां का शासनकाल कौन, 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक, ठीक। खिजर खां मूलतः कहाँ का रहने वाला था, ये अरब का रहने वाला था। कहाँ के बस गया था, मुल्तान में बस गया था, ठीक। और इससे पूर्व खिजर खां से सैयद वंश की संस्थापक था खिजर खां। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, ये सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था, मुल्तान सूबेदार किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिर
ये लाहौर का और आपका दीपालपुर का सुल्तान बन गया था। किसने बनाया? सूबेदार बन गया था, सॉरी सुल्तान नहीं, सूबेदार बन गया था। किसने बनाया था? तैमुरलंग ने। कब बनाया था? जब भारत पर आक्रमण किया था तैमुरलंग ने 1398 ईस्वी में, और मार्च 1399 में ये पद इसको दिए, सूबेदार दिए थे। कौन कौन सा? लाहौर का, दीपालपुर का। क्योंकि मार्च 1399 में भारत छोड़कर चला जाता है, उसके बाद में ये तैमुरलंग इसको सूबेदार नियुक्त करता है। उसके बाद में खिजर खान ने उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सैयद वंश का शासक है जिसने कभी भी सुल्तानी उपाधि नहीं ग्रहण की थी? कौन था? खिजर खान था। ठीक है, और इसने अपनी उपाधि क्या ली थी? ये खिजर खान ने कौन सी उपाधि थी? तो रैयत आला। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दिया था, रैयत आला। उसके बाद में खिजर खान ने खलीफा को मानता नहीं दी थी, बल्कि तैमूर का एक पुत्र था शाहरुख के अधीन शासन किया था। किसने? खिजर खान ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है। और आपका खिजर खान की जो मृत्यु होती है, खिजर खान की मृत्यु होती है आपकी होती है, वो होती है 20 मई 1421 ईस्वी में। खिजर खान का मृत्यु होती है 20 मई 1421 में। खिजर खान की मृत्यु के बारे में भी अभी जल्दी में हाल ही में जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि खिजर खान की मृत्यु कब हुई है, तो 20 मई 1421। क्योंकि ये महीना भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जामिनर आप आजकल काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो ये महीना भी रखना पड़ेगा कौन सी डेट है। तो इसकी मृत्यु हुई है खिजर खान की 20 मई 1421 ईस्वी में। और उसने अपना उत्तराधिकारी जो बनाया था मुबारक शाह को। उत्तराधिकारी किसको बनाया था? किसको? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। क्योंकि इसकी जो मृत्यु जाती है 20 मई 1421 में, उसके बाद ही, क्योंकि पहले जिंदगी में ही ये उत्तराधिकारी घोषित कर देता है मुबारक को, जिसको आएगा मुबारक को, और उसके बाद में मुबारक शाह की उपाधि धारण करता है। फिर उसके बाद में दूसरे शासक है मुबारक शाह, जो 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, सभी फ्रेंडों को शेयर करें, और इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी फ्रेंडों को, सभी भाई बहनों को फायदा होना चाहिए। और ये वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने पहले भी सैयद वंश का संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया है, इसमें 4 वंश हैं, और ये मैंने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कमेंट आया है कि एक अलग अलग वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैंने सैयद वंश की भी पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया है, जो 1 घंटा ही समथिंग है, और आपका लोधी वंश का भी। अब मैं क्या है कि एक क्रम बाई क्रम शासक के बारे में, सैयद वंश का शासक पढ़ाया है मैंने अब खिजर खान, उसके बाद में मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद में आता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद में अलाउद्दीन आराम शाह। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो कंप्लीट में अलग अलग कर रहा हूँ इसलिए, और आसान भी रहेगा। और चैनल को मैंने बोला है कि सपोर्ट करें, जिससे कि आपको और आप लोगों से यही आशा है, और मैं ये करता हूँ कि आप सभी सुख रहें, और हर एक स्टूडेंट का जो तैयारी के अनुसार हर एक स्टूडेंट का नंबर आना चाहिए। ठीक है, और आशा यही है कि तैयारी करें। देखो एक साल इतनी अच्छी तैयारी, देखो धीरे धीरे तैयारी, ऐसा नहीं है तुम 1 आध 2 4 महीना का एक बार तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी हो, कम से कम साल 6 महीना देखो लग के तैयारी करनी पड़ती है जब होता है। क्योंकि जब प्रोसेस क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि तुरंत ये चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम है, एग्जाम में आने के बाद में कोचिंग चालू कर देते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, उसके बाद में एग्जाम खत्म हो जाता है तो पढ़ना और कोचिंग जोड़ना बंद कर देते हैं। मेरा एक ही अपना एक्सपीरियंस है कि कभी भी पहले तो जो थॉर्नडाइक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें मार्केट में मिलती हैं, उनको तैयार करें, और तैयार करने के बाद में यूट्यूब के माध्यम से या फिर अपना टेक्स्ट बुक के माध्यम से, और धीरे धीरे देखो प्रोसेस है। क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या होता है, एग्जाम थ्योरी में से क्वेश्चन रहता है, जो घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन हैं उनको
कम ही एग्जाम में लगता है, क्योंकि ऐसा है कि अब ये निश्चित नहीं है कि कोई सा भी एग्जाम में इतिहास का, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, कैसा भी है सवाल हो, कोई सी भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि वही टीजीटी पीईटी में डाल दिया, वही आईएएस में डाल दिया। अब तो हर एक किसी को, या राजनीति शास्त्र हो, ज्योग्राफी हो, जो भी किसी सब्जेक्ट का है वो पूरा पढ़ना पड़ता है, जिससे कि सवाल कहीं हो पूछ लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद।